बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। कि जो ट्रांसपायरेशन है उसकी जो स्पीड है, ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होनी है या कम होनी है, वो किस किस चीज़ पर डिपेंड करेगा। देखिए, पहले तो सिंपल सी ये बात है कि ट्रांसपायरेशन जो है हमारे पास वो स्टोमेटा पर डिपेंड करती है कि स्टोमेटा ओपन है या क्लोज है। ठीक हो गया ना। स्टोमेटा ओपन होगा, ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी। स्टोमेटा क्लोज है, ट्रांसपायरेशन का रेट कम हो जाएगा। ठीक हो गया ना। अब फैक्टर्स हैं हमारे पास, 6 फैक्टर हैं। लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है, सही हो गया। उसके साथ विंड है, हमारे पास हवा चल रही है अगर, टेम्परेचर है, गर्मी है या सर्दी का मौसम है, ह्यूमिडिटी है, हवा के अंदर नमी, और अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर है। ठीक हो गया। ये डिफरेंट हमारे पास फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे होते हैं। पीछे हमने पिछला जो लेक्चर था हमारा पोटाशियम वाला था, उसमें हमने 2 फैक्टर्स ऑलरेडी देख लिए हैं। एक पहला फैक्टर जनाब हमारे पास क्या था, लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक हो गया। अगर कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी है स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। और दूसरा क्या था, लाइट का, कि ब्लू लाइट अगर मौजूद है उसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाता है। स्टोमेटा ओपन होगा तो ट्रांसपायरेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अब देखें, हमारे पास 6 हैं फैक्टर, वो हम देखते हैं, रीड करते हैं। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन फॉर अ प्लांट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम, जो पूरी वो उसकी नदी चल रही है, मतलब पानी बाहर जा रहा है, एक के बाद दूसरा मॉलिक्यूल बाहर निकलता जा रहा है, इज नेसेसरी टू डिस्ट्रीब्यूट डिजॉल्व्ड मिनरल साल्ट, कि ये ट्रांसपायरेशन ही है जिसकी वजह से हम जो मिनरल हैं और सॉल्ट हैं और वाटर है वो डिजॉल्व होकर इर्द गिर्द पहुंचाया जाता है। आपको पता ना, ट्रांसपायरेशन की वजह से ही कोहेजन टेंशन थ्योरी होती है और उसकी वजह से पानी जो है वो नीचे रूट से लेकर लीव्स तक पहुंचता है। ठीक हो गया ना, ये उसकी बात कर रहे हैं। थ्रू आउट द प्लांट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू फोटोसिंथेसाइजिंग सेल ऑफ लीफ, जो वाटर है वो पहुंचाया जाता है ऐसे सेल्स पर जहां फोटोसिंथेसिस हो रही है। ट्रांसपायरेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज इट कूल्स द प्लांट। ये इसका और काम क्या है ट्रांसपायरेशन का, ये कूलिंग भी करती है। पहला काम क्या था, डिजॉल्व जो मिनरल सॉल्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दूसरा काम क्या था जनाब, वाटर पहुंचा देती है। और तीसरा काम क्या है, कूल करती है। दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन हायर टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो कूलिंग इफेक्ट हमें लाजमी चाहिए होता है। इफ द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज वेरी हाई देयर वुड बी मच लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट। अब यहाँ पर मसला भी हो सकता है, अगर गर्मी ज़्यादा हो तो वो पानी क्या होगा, ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो जाएगी। सो एट हाई टेम्परेचर द स्टोमेटा ऑलमोस्ट क्लोज एंड रिडक्शन इन द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज अफेक्टेड। सही हो गया। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता, मतलब 40 डिग्री से एक्सीड कर जाता है, तो स्टोमेटा बंद हो जाते होते हैं। ये इसी तरह ही है जैसे एंजाइम का केस था, कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे एंजाइम का रेट बढ़ता जाएगा। ठीक हो गया ना। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि 40-45 के बाद जो 37 डिग्री है ऑप्टिमम टेम्परेचर, उसके बाद एंजाइम का रिएक्शन रेट कम होना लग जाता होता है। ठीक हो गया ना, क्योंकि वो खुद डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। यहाँ स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा होता है। ठीक हो गया ना। तो क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज कर देंगे और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन रिड्यूस हो जाएगा। रिडक्शन इन रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज अफेक्टेड। दिस स्टॉप्स विल्टिंग ऑफ द लीव्स एंड ऑफ प्लांट। तो जो मुरझा रहे होते हैं लीव्स और प्लांट, वो चीज़ रुक जाती होती है। ठीक हो गया ना। आगे है देयर आर सम इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इन अ प्लांट। लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, विंड है, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर है। सबसे पहले हमारे पास लाइट है। लाइट का डायरेक्ट इफेक्ट है, मतलब अगर लाइट मौजूद है स्टोमेटा ओपन है। ठीक हो गया ना। अगर लाइट मौजूद नहीं है, रात का वक्त है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। पीछे हमने ब्लू लाइट वाला फैक्टर देखा है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय लाइट। In strong light, the rate of transpiration is much more as compared with the in dim light or no light. अगर तो लाइट ज़्यादा है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा। ठीक हो गया। अगर लाइट बिल्कुल नहीं है या डिम है तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन थोड़ा हो जाएगा। ठीक हो गया ना। क्या होगा, लाइट की वजह से पोटाशियम एक्टिवली एंटर द गार्ड सेल। पोटाशियम एंटर होगा सेल के अंदर, गार्ड सेल में,
उसके पीछे वाटर एंटर होगा, और जैसे ही वाटर एंटर होगा तो सेल क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा और स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। स्टोमेटा ओपन हो गया तो ट्रांसपायरेशन इंक्रीज हो जाएगी। When the light is available, water follows and guard cells become turgid and stoma open. स्टोमा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाता था। ठीक हो गया। उसके नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होगा, When the sunlight is strong on a bright and sunny day, कि गर्मियों का मौसम है, दिन क्या है जनाब, सख्त है, तो उसके नतीजे में क्या हो गया, एनवायरमेंटल टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, इर्द गिर्द का जो टेम्परेचर है वो सारा इंक्रीज हो गया, 23 से 35 या 40 के करीब हो गया। हायर टेम्परेचर रिड्यूसेस द ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हवा के अंदर पानी कम हो जाता है, नमी कम हो जाएगी। उसका नतीजा क्या निकलेगा, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेसोफिल सेल आल्सो इंक्रीजेज। है क्या, टेम्परेचर ज़्यादा है तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा हो जाएगी। ठीक होगा ना, इसका भी डायरेक्ट लिंक है। दस इंक्रीजिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी। अब यहाँ पर उस एक एमसीक्यू बता रहा है, रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डबल्स बाय एवरी राइज ऑफ 10 डिग्री। ये एमसीक्यू में पूछता होता है कि 10 डिग्री अगर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डबल हो जाएगा। अगर सपोज हमारे पास टेम्परेचर था 0 डिग्री, वहां पर ट्रांसपायरेशन हो रही है सपोज 1 लीटर दिन में, अगर हम 10 डिग्री टेम्परेचर कर देंगे ट्रांसपायरेशन 2 लीटर हो जाएगी, अगर 20 कर देंगे तो 4 लीटर हो जाएगी, अगर 40 कर देंगे तो 8 लीटर हो जाएगी। सही हो गया। वेरी हाई एनवायरमेंटल टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री हो, काज क्लोयर ऑफ स्टोमेटा, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। सो दैट प्लांट डज नॉट लूज मच नीडेड वाटर, कि प्लांट जो है वो वाटर को लूज ना करे। इफ हायर टेम्परेचर्स आर मेंटेन्ड इन द एनवायरमेंट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, अगर लंबे अरसे तक सख्त गर्म मौसम रहता है और सॉइल वाटर इज लिमिटेड, और जमीन के अंदर पानी भी बहुत थोड़ा है, द प्लांट्स वुड विल्ट एंड मे डाई। ठीक हो गया। अगर गर्मियों का मौसम है और पानी भी अवेलेबल नहीं है प्लांट को, तो वो मुरझा जाएगा और आखिरकार उसकी डेथ हो जाएगी। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। इसका रिलेशन क्या है, इनवर्स है। देखें, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रही है ना फोटोसिंथेसिस में, तो क्या है, ये इस्तेमाल हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर कम हो जाएगी। सही, सेल के अंदर जब कम हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, सेल को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर हो सके। तो लो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से क्या होगा, स्टोमा ओपन हो जाता होता है। ठीक हो गया ना। लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन सच एज दोज दैट अकर ड्यूरिंग द डे व्हेन फोटोसिंथेसिस एक्सीड रेस्पिरेशन, दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही होती है ना, तो क्या होगा, स्टिमुलेट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटाशियम आयन इनटू द गार्ड सेल, तो दिन के वक्त पोटाशियम आयन एंटर होगा और गार्ड सेल के अंदर पानी साथ एंटर होगा, तो उसके नतीजे में सेल सख्त हो जाएगा और ओपन हो जाएगा स्टोमेटा। दिस ट्रांसपोर्ट एज डिस्कस्ड अर्लियर काजेज स्टोमेटा टू ओपन एंड अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू डिफ्यूज, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, अंदर आने लग जाएगी इन द मेसोफिल सेल ऑफ लीफ। ठीक है, मेसोफिल सेल का पता ना, मेसोफिल सेल क्या थे, जो हमारे पास लीफ है उसके अंदर जितने सेल हैं ये मेसोफिल सेल है। ये देखें, ये लीफ है, ये ऊपर वाली एपिडर्मिस है, ये ऊपर वाली एपिडर्मिस है, मतलब ऊपर वाली लेयर है, ये नीचे वाली लेयर है लीफ की, और ये दरमियान में सेल्स की लेयर है। ये दरमियान वाले जितने भी सेल्स हैं इनको क्या कहते हैं, मेसोफिल सेल कहते होते हैं। ठीक हो गया, इनकी वो बात करना, यहाँ पर रेस्पिरेशन हो रही होती है, फोटोसिंथेसिस भी। At night, cellular respiration in the absence of photosynthesis raises CO2 level. रात के वक्त CO2 इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि रेस्पिरेशन हो रही है, रेस्पिरेशन के नतीजे में CO2 प्रोड्यूस होती है। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, दिस हाल्ट्स, ये रोक देती है इनवर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटाशियम, कि अब पोटाशियम अंदर आना बंद हो जाता है। अब पोटाशियम क्या होगा, बाहर निकल जाएगा सेल से। ठीक हो गया। तो पोटाशियम क्या होगा, सेल से बाहर निकलेगा। जब पोटाशियम बाहर निकला तो वाटर भी बाहर निकल जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, फ्लैसिड, मतलब ढीला पड़ जाएगा और क्लोज हो जाएगा। ये इस तरह, ये जैसे ये यहाँ पर बना हुआ हमारे पास, ये फ्लैसिड हो गया सेल और क्लोज हो गया, स्टोमेटा क्लोज हो गया। ठीक है क्या। एंड दस ऑफ वाटर अलाउइंग द गार्ड सेल टू बिकम फ्लैसिड, तो गार्ड सेल क्या हो जाता है, फ्लैसिड हो जाता है, एंड स्टोमेटा क्लोज, और स्टोमेटा बेचारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। Thus transpiration almost stop.
सिंपल सी बात है, ट्रांसपायरेशन डिपेंड कर रही है स्टोमेटा पर, स्टोमेटा ओपन होगा या क्लोज होगा। अब हमने ये देख लेना, ये जो फैक्टर्स हैं हमारे पास जितने, इनकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो रहा है या क्लोज हो रहा है। ठीक हो गया ना। यहां पर देखें येलो बॉक्स है हमारे पास, हार्मोन्स आर इन्वॉल्व्ड इन स्टोमेटल मूवमेंट इन प्लांट। अब हार्मोन भी इन्वॉल्व है, एक और फैक्टर उसने ऐड कर दिया। एट हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हाई हो, व्हेन लीफ सेल्स स्टार्ट विल्टिंग, अगर टेम्परेचर बहुत हाई है और जो सेल्स हैं लीफ के, ठीक हो गया, वो क्या है, मुरझाने लग जाते हैं। अ हार्मोन इज रिलीज बाय मेसोफिल सेल, ठीक है क्या, एक हार्मोन रिलीज हो, इस हार्मोन को कहते हैं एब्सिसिक एसिड, सेकंड ईयर में भी है, वहां पढ़ेंगे। दिस हार्मोन स्टॉप द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटाशियम आयन इनटू गार्ड सेल, ओवरराइडिंग द इफेक्ट ऑफ लाइट एंड CO2। देखिए दिन के वक्त लाइट भी मौजूद है ना, CO2 की भी कमी है, इन दोनों की वजह से क्या होना चाहिए, स्टोमेटा ओपन रहना चाहिए। लेकिन ये हार्मोन पैदा होता है एब्सिसिक एसिड, और इसकी वजह से स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और जो लाइट का और CO2 का इफेक्ट है उसको क्या कर देता है, कैंसिल कर देता, ओवरराइड करने से क्या होता है, कैंसिल कर देता। दिन के वक्त लाइट मौजूद है ना, तो स्टोमेटा ओपन होना चाहिए, ये लाइट का इफेक्ट है। एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, लाइट के इफेक्ट को कैंसिल करेगा और स्टोमेटा को क्लोज करेगा। सो पोटाशियम पंपिंग स्टॉप, जो पोटाशियम सेल के अंदर जा रहा है वो रुक जाती है, स्टोमेटा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर है जनाब ह्यूमिडिटी एंड वेपर प्रेशर है। सही हो गया कि ह्यूमिडिटी कैसे अफेक्ट करती है, हवा के अंदर सर्दियों में नमी ज्यादा होती है ना, तो सर्दियों में जब नमी ज्यादा होगी तो ट्रांसपायरेशन बहुत कम होती है। जब ट्रांसपायरेशन नहीं होती तो उस दौरान रूट प्रेशर की वजह से हमें गुटेशन का फिनोमिना नजर आ रहा था, शबनम के कतरे नजर आ रहे होते हैं। व्हेन एयर इज ड्राई, सख्त गर्मियों में क्या होती है, हवा खुश्क हो जाती है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम सरफेस ऑफ मेसोफिल सेल्स, एयर स्पेसिस एंड थ्रू स्टोमेटा टू आउटसाइड द लीफ इंक्रीजेज। कहने की बात क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू आउटसाइड द लीफ इंक्रीज हो जाता है। ठीक हो गया ना, मतलब ट्रांसपायरेशन इंक्रीज हो गई है। कहां से, फ्रॉम सरफेस ऑफ मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल से ट्रांसपायरेशन इंक्रीज हो जाएगी, एयर स्पेस जो है सेल्स के दरमियान वहां से इंक्रीज हो जाएगी, और थ्रू स्टोमेटा, और स्टोमेटा से भी। ठीक हो गया। सो मोर वाटर इज लॉस्ट, कि अगर हवा खुश्क है, गर्मियों का मौसम है, तो ज्यादा पानी लॉस हो जाता है। इंक्रीजिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। और इन ह्यूमिड एयर, अगर तो सर्दियों का मौसम है, हवा के अंदर नमी मौजूद है, द डिफ्यूजन रेट इज रिड्यूस, ये जो डिफ्यूजन हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल जा रहे हैं इधर से उधर, वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। दिस डिक्रीजेज द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन एप्रिशिएबली। ठीक हो गया। इसका भी क्या है, इनवर्स रिलेशन है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगी, अगर ह्यूमिडिटी कम है, मतलब एयर ड्राई है, ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो जाएगी। आगे है विंड। विंड किसको कहते हैं, एयर इन मोशन। अगर तो हवा चल रही हो उसको विंड कहते होते हैं। ठीक हो गया। विच काजेज इंक्रीज इन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अगर हवा चल रही होगी तो क्या होगा, ट्रांसपायरेशन ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जब हवा चल रही है तो वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ लेकर उड़ जाती है। ठीक हो गया। द रेट ऑफ इवेपोरेशन फ्रॉम द सर्फेसिस ऑफ मेसोफिल सेल इंक्रीजेज, जो सरफेस है मेसोफिल सेल की वहां से इंक्रीज हो जाएगी ट्रांसपायरेशन। व्हेन एयर इज स्टिल, जब हवा रुकी हुई है, रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज स्लो डाउन, अगर हवा रुकी हुई है तो जो डिफ्यूजन का रेट है, मतलब बाहर जाने का रेट है, निकलने का रेट है, उड़ने का रेट है, इवेपोरेशन का रेट है, वो स्लो हो जाता है, दस रिड्यूसिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। ठीक हो गया ना। हवा की स्पीड ज्यादा है, ट्रांसपायरेशन ज्यादा, डायरेक्ट लिंक है। हवा की स्पीड कम है तो ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगी। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर। इफ देयर इज लिटिल वाटर इन द सॉइल, मतलब जमीन के अंदर पानी की कमी है तो पौधों के अंदर भी पानी थोड़ा जाएगा ना। लेस इज ब्रॉट और ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ सेल एंड लेस इज लॉस्ट टू द एनवायरमेंट बाय ट्रांसपायरेशन। ठीक हो गया। अगर जमीन के अंदर पानी थोड़ा है तो ट्रांसपायरेशन भी थोड़ी हो जाएगी, सिंपल। सो व्हेन रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन रूट सेल इज रिड्यूस्ड, अगर वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा या थोड़ा हो रहा है रूट्स के अंदर, द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज रिड्यूस्ड। इसका भी लिंक क्या है, डायरेक्ट लिंक है। ठीक हो गया, ये फैक्टर होगा। अब आगे वो बता रहा है ट्रांसपायरेशन नेसेसरी है, लेकिन ये एक नुकसान भी करती है, क्योंकि अगर ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी, सही हो गया, तो पौधों से पानी निकल जाएगा ना, तो पौधे मुरझा जाएंगे और उनकी डेथ भी हो सकती है। लेकिन वो ये कहता है ये नेसेसरी है, लाजमी भी है, ऐसी बुराई है, ऐसा इवल है,
जो लाजमी है, करना पड़ता है लाजमी तौर पर। मतलब इसके नुकसानात भी हैं, फायदा तो ये देगा लेकिन साथ साथ इसके नुकसानात भी हैं। ईवल क्या है, नुकसान पहुंचा रहा होता है। क्यों है ऐसा, देखें अब इसका फायदा बताएगा। ये 4 पॉइंट हैं इसके फायदे के ट्रांसपायरेशन के। वाटर इज कंडक्टेड और ट्रांसपोर्टेड इन मोस्ट टाल प्लांट विद द कॉर्टेसी ऑफ ट्रांसपायरेशन पुल, कि ट्रांसपायरेशन पुल की हेल्प से, कॉर्टेसी से क्या होगी जनाब, बेसिकली वाटर ऊपर जा रहा होता है। कोहेरियंट टेंशन थ्योरी में हमने देखा था ना कि वाटर ऊपर कैसे पहुंच रहा है, ट्रांसपायरेशनल पुल की वजह से पहुंच रहा होता है। ठीक हो गया, एक ये फायदा हो गया कि वाटर पहुंच जाता है ऊपर। दूसरा, जब वाटर जाएगा तो साथ मिनरल्स भी साथ जाएंगे। मिनरल डिजॉल्व्ड इन वाटर आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट प्लांट बॉडी बाय द ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। अगर पानी ऊपर जाएगा तो उसके अंदर जितने मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, जितनी चीजें हैं वो भी साथ ऊपर जाएंगी। और क्या है, इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द एक्सपोज्ड सरफेस ऑफ सेल ऑफ लीव्स हैज कूलिंग इफेक्ट। और ये क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट भी करता है। ठीक हो गया। वेट सरफेस ऑफ लीफ सेल अलाउ गैसियस एक्सचेंज, जैसे हमने पढ़ा था लंग्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है और सरफेस क्या होती है, वहां पर वेट होती है, सही होगी ना, गीली होगी, उसके ऊपर कुछ ना कुछ मॉइस्चर होता मौजूद। इसी तरह क्या है, ये वाटर जब ट्रांसपायर होगा तो उसकी वजह से क्या है, वेट सरफेस होगी तो गैसियस एक्सचेंज आसानी से हो सकेगा। ये फायदे हो गए ना। अब हमने देखना ये ट्रांसपायरेशन इवल कैसे है। इवल कैसे होगा, देखिए यहां से, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट कैन लीड टू विल्टिंग, के प्लांट मुरझा जाएगा और सीरियस डेसिकेशन हो जाएगी। डेसिकेशन कहते हैं पानी की कमी हो जाएगी। ठीक हो गया। एंड ऑफन डेथ ऑफ अ प्लांट, और प्लांट की डेथ भी हो सकती है। इफ कंडीशंस ऑफ ड्रॉट आर एक्सपीरियंस्ड, अगर क्या हो, खुश्क साली हो जाए। ड्रॉट किसको कहते हैं, खुश्क साली, पानी की कमी, बारिश वगैरह नहीं हुई। देयर इज गुड एविडेंस दैट, हमारे पास ये सबूत मौजूद है, इवन माइल्ड वाटर स्ट्रेस, अगर थोड़ा सा भी पानी का स्ट्रेस हो, मतलब पानी की कमी हो, रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड ग्रोथ रेट, तो ग्रोथ रेट प्लांट का क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। एंड इन क्रॉप्स, और क्रॉप्स में भी कम हो जाता है। टू इकोनॉमिक लॉसेज, तो हमारे पास इकोनॉमिक लॉस होगा, मतलब फसल कम हो जाएगी। थ्रू रिडक्शन टू यील्ड, के यील्ड जो है, पैदावार जो है वो हमारे पास कम हो जाती है। ठीक हो गया ना। ये है कि इसका इवल क्या है, इसकी वजह से पौधे मुरझा सकते हैं और उनकी डेथ हो सकती है। लेकिन ट्रांसपायरेशन का फायदा भी है, वाटर कंडक्ट होता है, वाटर के साथ मिनरल्स भी कंडक्ट होते हैं, आगे पहुंचाए जाते हैं। कूलिंग इफेक्ट होता है इसकी वजह से, और ये गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प कर रहा होता है। ठीक हो गया।